हेलो प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 जो आपका 27 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि त्रिभुज से कम 6 और अधिक से अधिक 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और त्रिभुज एक अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं और इसमें कुछ प्रमेय हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रमेय 6.1 अच्छा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। इंपॉर्टेंट है ये थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं, जिसको हम लोग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग जो कि आपका लिखा है प्रमेय 6.1 के भी नाम से जानते हैं। तो ये कुछ हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, बीपीटी या प्रमेय 6.1। इसके बारे में आपको बढ़िया से देख लेना है। इसी तरह प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसको हम लोग थेल्स का विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स का विलोम या प्रमेय 6.2 के नाम से भी जानते हैं इसको। ये जितने प्रमेय है ना, 5 प्रमेय है, आपको देखना है। प्रमेय 6.3 में क्या बात हो रही है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। 6.4 क्या कहता है? जो 6.3 था ना, उसको भी हम लोग जानते हैं किस नाम से? संगत कोण है ना, तो एंगल समरूपता नियम के नाम से जानते हैं। समरूपता नियम, या फिर कोई बच्चे आपको कसौटी भी कह सकते हैं। तो समरूपता नियम या समरूपता कसौटी। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं और समरूप होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, देखिए भुजाएं है ना, भुजाएं हैं तो इसका मतलब एस समरूपता नियम या फिर इसको कसौटी एस समरूपता कसौटी के नाम से जानते हैं। ये हो गया एस समरूपता नियम कसौटी और ये हो गया एंगल समरूपता नियम कसौटी। और लास्ट प्रमेय 6.5 प्रमेय है, इनको आप लोग को देखना है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानी एक कोण और दो भुजा मतलब एक कोण दो भुजा है ना, दो भुजा का मतलब क्या हो गया? एस समरूपता नियम या फिर कसौटी। इसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन में, तो ये चीज आप लोग बढ़िया से एकदम नोट कर लेंगे। बिना देरी किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आकृति 6.9 दिया है। इसमें देखिए, सबसे पहले जब भी प्रश्न स्टार्ट करेंगे ना तो आपको कुछ हेडिंग लिखना होता है। वो हेडिंग क्या है? जैसे पहला हेडिंग होगा दिया है, फिर उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे रचना। अगर फिगर नहीं दिया रहेगा तो रचना करना पड़ेगा, और फिर आपका होगा उपपत्ति। इस तरह से आपका क्रम चलने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। दिया है में क्या दिया है कि डीई एसी समांतर है, डीई समांतर है एसी के। एक चीज और दिया है कि डीएफ समांतर है एई के। तो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि बीएफ अपॉन में एफ ई बराबर होगा बीई अपॉन में ई सी के। फिगर दिया है तो रचना आपका खाली हो जाएगा। अब फिगर को ध्यान से देखिएगा और फिर प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करेंगे। पहला चीज, डीई दिया है एसी के समांतर, तो डीई एसी के समांतर दिया है मतलब ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या डीई समांतर एसी
क्या है ये? दिया है। और अभी आप ऊपर देखे हैं प्रमेय 6.1 में ही कि अगर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को बिंदु बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो आप लोग जब समांतर वाला कंडीशन दिया रहेगा तो आप यूज कर लेंगे थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अब देखिएगा, ये है डी और ये है ई, ये है ए और ये है सी। तो क्या हो जाएगा? ए डी बटे में डी बी और सी ई बटे में ई बी। तो ए डी बटे में क्या है? बी डी बराबर हो जाएगा सी ई बटे में बी के, सी ई बटे में बी ई के। इसको आप पहला समीकरण मान लो। दूसरा क्या दिया हुआ है? डी एफ और ए, डी एफ और ए। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं। अब देखिएगा, डी एफ, ये है डी, ये है एफ, ये है ए, ये है ई, तो मतलब ए बी ई में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। ए बी ई में क्या दिया है? दूसरा कंडीशन, डी एफ ए ई के समांतर है, डी एफ समांतर ए ई, और लिख देंगे दिया है। अब यहां पर दिया है तो समांतर दिया रहता है त्रिभुज में, तो क्या यूज करते हैं? थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो क्या क्या होगा? ए डी बटे में बी डी, ए डी बटे में बी डी बराबर होगा किसके? ई एफ बटे में बी एफ के, ई एफ बटे में बी एफ के। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को देखें तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो जब एक पक्ष बराबर होता है तो तुलना करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से तुलना करेंगे तो बायां पक्ष बराबर है, दायां बराबर हो जाएगा। तो सी बटे में बी बराबर हो जाएगा ई एफ बटे में बी एफ के। और आपको क्या सिद्ध करना था? बी एफ बटे में एफ ई। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? दोनों पक्षों के व्युत्क्रम से, दोनों पक्षों के व्युत्क्रम से, दोनों पक्षों के व्युत्क्रम से। इससे क्या हो जाएगा? ये बी ई बटे में सी हो जाएगा और ये बी एफ बटे में ई एफ हो जाएगा। और आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना कि बी एफ बटे में एफ ई, या करके आप इसको क्या लिख सकते हैं? बी एफ बटे में ई एफ को एफ ई भी लिख सकते हैं, और बराबर दूसरा क्या सिद्ध करना है कि बी ई बटे में ई सी। तो ये तो बी ई है ही, और सी को हम लोग ई सी भी लिख सकते हैं। बस यही आपको सिद्ध करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये आपका पहला प्रश्न था, और जो कि आप टिक लगा के रखेंगे। मैं जितने त्रिभुज में प्रश्न लिया हूं ना, सब के सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं टिक लगाऊंगा नहीं, आप समझ जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको बताया कि हमको कुछ पॉइंट लिखना होता है, जैसे दिया है, सिद्ध करना है, फिर उसके बाद पॉइंट होगा रचना, फिर उसके बाद होगा उपपत्ति। अब यहां पर स्टार्ट करेंगे। दिया है में क्या दिया है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के, और हमको दर्शाना है कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। रचना आपका खाली हो जाएगा। समांतर दिया, फिर वही चीज डी और ओ क्यू। देखिए, ये है डी ई और ये है ओ क्यू, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? पी ओ क्यू। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या? डी ई समांतर ओ क्यू दिया है। और जब किसी त्रिभुज में समांतर वाली घटना होती है तो क्या यूज करते हैं? थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात बराबर, तो डी यानी पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे में डी ओ बराबर हो जाएगा पी बटे में ई क्यू के। ये बन जाएगा पहला समीकरण। ऐसे ही दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरे के लिए देखेंगे डी एफ ये है और ओ आर ये है, यानी पी ओ आर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया है? डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर लिख देंगे दिया
है। और जब समांतर दिया रहेगा तो क्या यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पीडी बटा डीओ, पीडी बटा डीओ बराबर, और उधर क्या बनेगा, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। फिर दोनों में ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर है, तो जब पक्ष बराबर होता है तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 2 की तुलना से तुलना करेंगे तो बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इसका मतलब P बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के। अब अगर आप ध्यान से देखें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको इरेज कर लूँ तो ये देखने को मिल रहा है कि ये वाला और फिर बटे में ये वाला। कहने का मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पी बटा ई क्यू, ये जो पी है ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर, और ये दूसरा वाला भाग इस दूसरे वाले भाग के बराबर। मतलब कहने का मतलब कि ये इसके समांतर हो जाएगा, थेल्स का विलोम लगा देंगे। तो थेल्स का विलोम लगा दीजिए दनादन। तो लिखेंगे थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम या प्रमेय 6.2 भी लिख सकते हैं, विलोम से क्या हो जाएगा, ये जो ई एफ है ना वो क्यू आर के समांतर हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर। और यही आपको सिद्ध करना है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ये था आपका दूसरा गजब का प्रश्न, ये भी था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बारी तीसरे की आती है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, दिया है। अगला हेडिंग हो जाएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगला हेडिंग हो जाएगा रचना, और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा उपपत्ति। चलिए दनादन पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर ए बी सी पर स्थित हैं। अगर ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है तो बी सी समांतर क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। रचना कुछ नहीं, सेम एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड अभी आपने किया है सेम एकदम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो ये मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, इसको कीजिएगा क्योंकि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने जैसा कहा था कि आपको कुछ हेडिंग लिखना होता है। क्या लिखना है, दिया है, दिया है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे रचना, और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा उपपत्ति। सिद्ध करना, अब यहां देखिएगा एबीसीडी एक समलंब है, कहीं फिगर नहीं है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, समलंब बनाना पड़ेगा। बनाते हैं समलंब। ये आपका एक समलंब हो गया, नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। एबीसीडी एक समलंब हो गया। ए बी समांतर डी सी, ये दिया है तो लिख लेंगे दिया है में कि ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, इसके विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब इसके विकर्ण को यानी ए से सी को मिलाया जाता है और बी को डी से मिलाया जाता है तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसका नाम हमने लिख रखा है ओ। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये हो गया आपका फिगर। तो आपको सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर होगा सी ओ बटे डी ओ के। रचना में क्या लिखना पड़ेगा, सर्वप्रथम एक समलंब एबीसीडी खींचा, सर्वप्रथम एक समलंब एबीसीडी खींचा जिसके विकर्णों को मिलाया, जिसके विकर्णों को मिलाया, विकर्णों को मिलाया, और एक छोटा सा रचना और कर देंगे कि ओ ई समांतर ए बी खींचा। रचना में ये जो ओ से ए बी के समांतर एक ओ ई खींच दिए। बस एक छोटा सा रचना कर देना है और फिर आपके प्रश्न का हल आसानी से आपको मिल जाएगा। अब जब आप देखेंगे तो दोनों त्रिभुज में, ठीक है, एक एओ और ओसी और दूसरा बीओ और ओडी में आएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, पहले इसमें चलेंगे, यहां पर देखेंगे ए बी डी में
क्या OE समांतर AB हमने रचना से ये लिया, रचना किया और रचना से हमको मिल गया। अब फिर जब समांतर वाली घटना आ जाएगी तो हम क्या यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अब यहां पर देखिएगा OE समांतर AB, OE और AB मतलब ये और ये चार भाग बन रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, BO बटा DO बराबर हो जाएगा AE बटा ED के। ये बन जाएगा पहला समीकरण। अब दूसरा त्रिभुज बनेगा ADC। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में और ADC में अब OE AB के समांतर तो CD के समांतर हो जाएगा, OE समांतर हो जाएगा CD के, और ये भी हम लिख सकते हैं रचना से, क्योंकि AB और CD दोनों बराबर हैं तो जहां AB है वहां CD आ सकता है। जब समांतर घटना आ गई क्या यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, फिर वही घटना, थेल्स प्रमेय क्या कहेगा, फिर वही घटना कहेगा कि यहाँ पर अगर ये इसके समांतर है तो यहाँ पर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, अब ये पांचवा भाग। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, AO बटा CO बराबर हो जाएगा AE बटा ED के। ये बन जाएगा दूसरा। समझ में आया। फिर वही कंडीशन बनेगा क्या कि अब यहाँ बायां नहीं दायां पक्ष बराबर, तो जब एक पक्ष बराबर होता है तुलना करते हैं, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, और जब 1 और 2 की तुलना कीजिएगा तो दायां बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा। तो BO बटा DO बराबर AO बटा CO, या करके इसको लिख सकते हैं BO, ठीक है, बटा AO बराबर DO बटा CO। लाना क्या है, AO बटा BO, या करके आप लिख सकते हैं AO बटा BO बराबर CO बटा DO, और यही सिद्ध करना है, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अच्छा प्रश्न ये भी था, और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यह भी हम एक गजब का क्वेश्चन लाए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे क्या, रचना, और फिर लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, उपपत्ति। अब प्रश्न में पढ़ेंगे और जो जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है QR बटे QS और QT बटे PR ये बराबर हैं, और कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो आप त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR दिखाएंगे, और रचना आपका हो जाएगा खाली, क्योंकि फिगर दिया है। इस प्रश्न में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर आपको समरूपता कसौटी लगा के प्रश्न को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, फिगर को देखें तो यहाँ QR और QR, अब यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो जिसमें आपको करना है उसी में चलना होता है। यानी PQS में देखिए, PQS में 1 है और TQR में 2 नहीं है, तो PQR में सबसे पहले चलेंगे। त्रिभुज PQR में क्या कि कोण 1 बराबर कोण 2, आपको पता है किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर, तो कोण 1 के सामने की भुजा आपकी हो जाएगी PR, ठीक है, और कोण 2 के सामने की भुजा हो जाएगी PQ, यानी PR बराबर PQ ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब जो समरूप करना है उसमें चलिए। तो त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, इन दोनों में चलेंगे तो होगा क्या, PQS, यहां देखिएगा PQS और TQR में, तो जो दिया है उसी के आधार पे आप चल सकते हैं। QR बटे QS बराबर QT बटे PR ये दिया है, QR बटे QS, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये QR बटे QS ये हो गया, और QT बटे हमको PQ चाहिए, PR नहीं, तो यहाँ PR बराबर PQ है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो या करके आप लिख दीजिए कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR की जगह आप PQ लिख देंगे, तो यहाँ से आपका साइड मिल गया, 2 साइड मिल गया। अब तीसरा आपको चलना है, तो PQS है और TQR है,
टी क्यू आर। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर में अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू एस और टी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण एक, कोण एक बराबर कोण एक, ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, और ये आपका एक एंगल हो गया। तो यहाँ दो साइड एक एंगल का मतलब क्या हो गया, एस ए एस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, और समरूपता नियम लगाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के, और जब समरूप हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, और यही आपको इस प्रश्न में सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक गजब का क्वेश्चन है, इसको VIMP आप टिक लगा के रख सकते हैं, एक बेहतरीन प्रश्न है। इसका हल क्या रहने वाला है, उससे पहले आपको कुछ पॉइंट लिखना होता है, जैसा कि आपको पता है। पहले लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और फिर उसके बाद आपका पॉइंट होता है रचना, और फिर उसके बाद आपका पॉइंट होगा उपपत्ति। तो इस प्रश्न को चलिए देखते हैं कैसे हल कर। दिया है में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के, और आपको सिद्ध करना है कि ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। रचना डैश ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ABE है और यहाँ पर ACD है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, लिख देंगे दिया है। अब जब सर्वांगसम वाली घटना होती है तो आपको पता है कि कोण तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम वाली घटना से भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ लिखेंगे CPCT। क्या लगता है, CPCT से, CPCT से दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो CPCT लगा दीजिए, तो CPCT से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो CPCT से मिलेगा क्या, AB के बटे में AB बराबर हो जाएगा किसके, AC के। पहला चीज ये मिलेगा। दूसरा जो AE है वो बराबर हो जाएगा AD के, ये मिल जाएगा दूसरा भाग। दोनों को भाग दे दीजिए, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 समीकरण 2 से क्या मिलेगा, AB बटे में AE बराबर AC बटे में AD आपको मिलेगा। यानी AD के बटे में हमको AB चाहिए, AD के बटे में हमको AB चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने AB बराबर AC कर दिया, तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कि या करके, क्योंकि बराबर है ना, तो AB की जगह AC भी लिख सकते हैं और AC की जगह AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको AD के बटे में AB चाहिए। और या करके इसको हम लोग AD बटे में AB लिख सकते हैं और AE बटे में AC लिख सकते हैं। इसको एक मान लीजिए और फिर आप आ जाइए कि त्रिभुज, जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, किसको किसको करना है, किसको करना है, ADE ABC को। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में पहला चीज तो ये, इसका AD बटे में AB बराबर है, दूसरा AE बटे में AC के, यहाँ से SS मिल गया, ठीक है। और दूसरा चीज कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण A बराबर कोण A ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर दो साइड एक एंगल, तो यस AS समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, जो कि एक गजब का क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में कैसे आपने समरूप किया, समरूप नियम कैसे लगाया, उन सभी को आपने बहुत ही आसानी से देख लिया है। अब देख लिया तो आज का अंतिम प्रश्न में भी मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी अंतिम प्रश्न नहीं, इसके बाद एक और प्रश्न है, ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का हल कैसे रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब इस प्रश्न में भी आप सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। दिया है सिद्ध करना है, रचना और फिर आपका है उपपत्ति। ये देखिए थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, जिसके लिए मैं इस प्रश्न को
मैं आपको कहूँगा कि ये आप लोग HW में इस क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिएगा। और ये जो माध्यिका वाला प्रश्न है, ये माध्यिका वाला जो प्रश्न है ना, इसको भी आप HW में देख लीजिएगा। इन दोनों प्रश्न को केवल आपको करना है, जरूर देख लीजिएगा। ये जो माध्यिका वाला प्रश्न है ना, ये माध्यिका वाला जो प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा कुछ आकस्मिक कार्य आ गया है जिसकी वजह से इन दोनों का सॉल्यूशन मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपके स्कूल में सर लोग इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।